नेसेसरी, ठीक है। तो बेसिक थिंग इज़ दैट कि आपने देखा होगा व्हेन एवर वी आर अरेंजिंग एनी मीटिंग तो वी आर राइटिंग डाउन द एजेंडा फर्स्ट। तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ राइटिंग डाउन द एजेंडा कि आपके जो होती है एक्यूरेसी बढ़ जाती है, आपको पता होता है कि दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू वर्क ऑन ड्यूरिंग द मीटिंग, ठीक है। तो दैट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट बिकॉज दिस इज़ द मीटिंग विद आवर पेशेंट, ठीक है। पेशेंट से जब आपकी मीटिंग है तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपने पेशेंट से बात क्या करनी है, ठीक है ना। पेशेंट से आपको बात क्या करनी है। अच्छा, जब आपको पता होगा नेचुरली यू विल रिमेन टू द पॉइंट, ठीक है। दैट विल लीड टू द एफिशिएंसी, ठीक है। अगर आपके यही ना पता हो कि मुझे बात क्या करनी है पेशेंट से, किस तरह मुझे उसको समझाना है चीज़ों को, तो एफिशिएंट कम्युनिकेशन स्किल्स तो ना हुए ना। तो बिकॉज यू नो देखो एवरीबडी इज़ कम्युनिकेट तो भाई हम सब कर रहे हैं ना, बट when it will be effective, when we will plan each and everything, when we will learn how to communicate, that will lead to the efficient or effective communication, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सपोर्टिवनेस होती है। पेशेंट फील दैट आई हैव सपोर्ट फ्रॉम द डॉक्टर। अगर उसको ये फीलिंग ना हो तो नेचुरली वो भी कोऑपरेटिव नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। द अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हेल्थ आउटकम्स। अगर पेशेंट को आपके पता है कि व्हाट आर द थिंग्स गोइंग टू हैपन, सो नेचुरली वो ज़्यादा बेहतर तरीके से स्टिक कर जाएगा उन प्रोटोकॉल्स को जो आप उसको समझाएंगे। अदरवाइज उसको तो पता ही नहीं होगा ना, ही और शी विल रिमेन इन द डार्क, तो हेल्थ आउटकम्स आपके अच्छे नहीं रहेंगे। सेटिस्फैक्शन फॉर बोथ पेशेंट एंड डॉक्टर। नेचुरली जब पेशेंट से आप बात करेंगे इफेक्टिवली तो पेशेंट भी सेटिस्फाई होगा, एंड व्हेन द पेशेंट विल बी सेटिस्फाइड यू विल बी योरसेल्फ सेटिस्फाइड। therapeutic relationship, that is very important to establish a therapeutic relationship। देखो जो डॉक्टर पेशेंट की रिलेशनशिप है ना, उसमें यू आर नॉट द डिक्टेटर। आपने ये नहीं करना कि यू आर जस्ट ऑर्डरिंग समथिंग, नो। आपकी रिलेशनशिप ऐसी हो कि द पेशेंट मस्ट ट्रस्ट यू, ठीक है। जब वो ट्रस्ट कर रहे हैं तो नेचुरली वट एवर यू विल आस्क हिम टू डू, सो वो फिर उसी पे ही कर लेगा। अदरवाइज तो वो फिर उसके हिसाब से जब नहीं करेगा परफॉर्म तो उसके हेल्थ आउटकम्स भी वो नहीं रहेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट डिक्रीज नंबर ऑफ लिटिगेशन और द लॉ सूट्स। अब मुझे याद है कि व्हेन आई वाज रेजिडेंट और कभी कोई इस तरह का इशू आता था कि पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स हैं उन्होंने कोई फस क्रिएट किया, और जब हम अपने प्रोफेसर को बताते थे तो ही यूज्ड टू से कि एक्चुअली दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ योर कम्युनिकेशन। इफ़ यू आर कम्युनिकेटिंग टू द पेशेंट एंड द अटेंडेंट इफेक्टिवली, दैट वुड नेवर हैव हैपेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने पहले से पेशेंट को क्या समझाया हुआ है, क्या बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट विल बी योर फाइनल एग्ज़ाम फॉर्मेट। उसमें हम क्या क्या आपसे रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन स्किल्स पूछते हैं, ठीक है। अच्छा, एवरीबडी इज़ हियरिंग मी एंड कैन सी माई स्लाइड्स। कोई एक बच्चा माइक ऑन करके, इमाद यू आर हेयर इन द मीटिंग आई थिंक, ठीक है। तो इमाद प्लीज़ अनम्यूट योर माइक एंड इन्फॉर्म मी कि एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथली। ओके ओके, दैट्स फाइन, थैंक यू। अच्छा जी, फाइनल एग्जामिनेशन फॉर्मेट पे हम बात करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्युनिकेशन स्किल्स के स्टेशन आता कैसे है, ठीक है। तो नंबर 1 इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेस्ट होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग एज यू नो हिस्ट्री टेकिंग, ठीक है। हिस्ट्री टेकिंग तो आप हमें बचपन से पढ़ रहे हैं, तो नेचुरली आई वोंट टॉक अबाउट द हिस्ट्री टेकिंग, बट द अदर पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन गिविंग टेस्ट। तो एक तो आपका स्टेशन मस्ट होता है हिस्ट्री टेकिंग पे,
ठीक है। दूसरा स्टेशन जो होगा वो इंफॉर्मेशन गिविंग टेस्ट होगा। बेटा किसी का माइक अनम्यूट हो गया है, अगर कोई बात कहनी है तो कह दीजिए, अदरवाइज प्लीज़ कीप योर माइक्स म्यूट, ठीक है। अच्छा, इंफॉर्मेशन गिविंग टेस्ट, अब वो क्या क्या फॉर्मेट्स हो सकते हैं? तो दीज आर 3 पॉसिबल फॉर्मेट्स। ब्रेकिंग द बैड न्यूज़, एंड दैट इज़ वेरी फेवरेट, ठीक है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, ब्रेकिंग द बैड न्यूज़ में जो कॉमनली आप लोगों के लिए पूछा जाता है वो होता है रिजल्ट ऑफ मलिग्नेंसी, ठीक है ना, कि किसी की कोई बायोप्सी हुई है एंड नाउ दैट हैज़ टर्न आउट टू बी मलिग्नेंट लीजन एंड नाउ यू हैव टू इन्फॉर्म टू द पेशेंट, दैट इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा ऑब्टेनिंग कंसेंट फॉर एनी सर्जिकल प्रोसीजर। अच्छा, रिमेंबर कि हम एग्ज़ाम में जो आपसे पूछते हैं वो हम ऐसे कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं पूछते कि बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो। बहुत कॉमन पूछे जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि इस तरह का कोई एग्ज़ाम में आ जाए कि जिसका कभी आपने नाम भी ना सुना हो, और या फिर अगर नाम सिर्फ सुना हो तो वो वेरी रेयर कोई सर्जरी होती है, नो। और नॉट ओनली सर्जरी, एनी इन्वेजिव प्रोसीजर, ठीक है। इवन फॉर एग्जांपल यू हैव टू टेक बायोप्सी, तो उसके लिए आप कंसेंट कैसे लोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एनी सर्जिकल प्रोसीजर, फॉर एग्जांपल कोलेसिस्टेक्टमी, इफ यू हैव टू परफॉर्म दैट, सो हाउ विल यू टेक द कंसेंट? तो दीज आर वेरी कॉमन प्रोसीजर्स, ठीक है। काउंसलिंग, अच्छा रिमेंबर ये काउंसलिंग जो है ना वो बेचारा काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाता है वर्ड, और यूजुअली द स्टूडेंट्स दे आर यूजिंग द वर्ड काउंसलिंग फॉर द कम्युनिकेशन स्किल्स को रिप्लेस करके वो काउंसलिंग का वर्ड यूज़ करते हैं। नो, एक्चुअली दैट इज़ नॉट द थिंग। काउंसलिंग इज़ टोटली डिफरेंट थिंग, मतलब दैट इज़ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो अगर जब हम बात करते हैं तो हम कम्युनिकेशन स्किल्स के स्टेशन की बात करेंगे, हम काउंसलिंग नहीं बोलेंगे। Counseling is part of the communication skills, and what is counseling we will see later. अच्छा जी, अब क्या है कि skills required while talking to the patient. आप देखें यहाँ पे 3 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वेन एवर वी आर टेलिंग टू द स्टूडेंट अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स, वन थिंग अराइजेज इन द माइंड्स कि कम्युनिकेशन मीन्स हाउ वेल आई टॉक टू द पेशेंट। अब उसमें उसकी जो साइंटिफिक नॉलेज है वो उसके ऊपर फोकस नहीं करते। तो एक्चुअली दिस इज़ नॉट द केस। यू कैन सी हियर क्लियरली कि सिर्फ आपके स्किल्स नहीं चाहिए कि हाउ टू कम्युनिकेट, बट एक्चुअली योर कंटेंट ऑल्सो मैटर्स, एंड इन द एग्ज़ाम वी आर गिविंग मार्क्स टू द कंटेंट एज वेल। मतलब ये चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं। ये नहीं है कि आपने पेशेंट से बहुत अच्छे से रहे, बहुत कर्टियस रहे, वॉट एवर, और फिर जो है कंटेंट नहीं था आपके पास। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव टू काउंसल द पेशेंट फॉर एनी सर्जिकल प्रोसीजर, टेकिंग द कंसेंट फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर। अब इस सर्जिकल प्रोसीजर का अगर आपको बैकग्राउंड ही नहीं पता, उसको जो मेजर स्टेप्स हैं यू डोंट नो, आपको उसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं पता, तो नेचुरली इसके मार्क्स आपके चले जाएंगे। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि जो कॉमन प्रोसीजर्स हैं, जो कॉमन इश्यूज़ हैं ना हमारे, तो प्लीज़ आप उसके लिए तैयार करके रखें चीज़ें कि भाई ये चीज़ें आ सकती है पॉसिबल। सिर्फ हम कॉमन पे बात करते हैं। देखें, फॉर फाइनल ईयर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती दैट इज़ रेयर, ठीक है। वो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तो हो सकती है, बट फॉर फाइनल ईयर एग्ज़ाम नथिंग इज़ रेयर। जो भी चीज़ सिलेक्ट की जाती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर द कम्युनिकेशन स्किल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर एवरी स्टेशन, वो कॉमन चीज़ें ही सिलेक्ट की जाती हैं, ठीक है। अब उसमें आपने पहले सोचना ये है कि पेशेंट से बात तो कर लोगे आप, बट व्हाट अबाउट द कंटेंट? जब कंटेंट की बात आएगी एंड यू विल बी लैकिंग, योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। तो कंटेंट स्किल्स हो गए। प्रोसेस स्किल, प्रोसेस इंशाल्लाह वी विल लर्न टुडे। टुडे वी वोंट टॉक अबाउट द कंटेंट, टुडे इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट द प्रोसेस। अदर थिंग इज़ द परसेप्चुअल स्किल। आपके जो रीजनिंग है, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है, आपकी पावर हाउ टू फील द पेशेंट्स फीलिंग, ये सारी चीज़ें दिस काउंट, क्योंकि जब तक ये नहीं होगी तो नेचुरली ये जो हमारी मीटिंग विद द पेशेंट है दैट इज़ नॉट इफ़ेक्टिव। आप समझ ही नहीं पा रहे कि पेशेंट की इस वक्त क्या फीलिंग है, पेशेंट चाह क्या रहा है, ठीक है। तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे,
कि हम मुझे किस तरह से बात करनी है, क्या क्या चीज़ें इसके सामने पेश करनी है. सो नेचुरली यू आर लैकिंग फॉर द परसेप्चुअल स्किल्स. ठीक है. नाउ we will talk about actually what we should do for the communication skills. So first of all we will be talking about the general skills. अब जनरल स्किल्स में आप बात करते हैं तो एक्चुअली दिस विल अप्लाई फॉर एनी टाइप ऑफ स्टेशन. जो अभी हमने बात करी कि ब्रेकिंग द बैड न्यूज़ हो गई, काउंसलिंग हो गई है, कंसेंट हो गया है. दीज जनरल स्किल्स दे अप्लाई फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ स्किल. ठीक है. For example, number one thing is greet. Remember to greet the patient according to your religion and culture. ठीक है. तो पहला काम आपने ग्रीट करना है पेशेंट को. एंड देन यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. अच्छा, इन रियल लाइफ मे बी के पेशेंट से आपका पहले से रैपो डेवलप है, यू नो द पेशेंट एंड पेशेंट नोज यू वेल. But here in the exam basically we assume that this is your first meeting with the patient. So always in the exam you have to introduce yourself. ठीक है. फिर उसके बाद चेक पेशेंट्स नेम. आपने के जो सिनेरियो लिखा हुआ होगा वहाँ पर स्टेशन पे, तो उसमें हमने नाम दिया हुआ होगा. तो आपने इवन अगर ABC भी लिखा हुआ है वॉट एवर, ठीक है, यूजुअली मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कोई नाम लिख दूँ वहाँ पर. तो यू हैव टू कंफर्म फ्रॉम द पेशेंट. दिस ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू कंफर्म फ्रॉम द पेशेंट कि भाई ये यही पेशेंट है ना. क्योंकि समटाइम्स डिज़ास्टर में हैपन. मतलब मैं जब अपनी रेजिडेंसी कर रही थी तो देयर वाज अ पेशेंट ऑन बेड, और जब मैं वहाँ पे बेड राउंड ले रही थी, पर्सनल राउंड ले रही थी, अब मैंने पेशेंट के पास गई, उसकी फ़ाइल मैंने देखी तो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ उसके थे. एक्चुअली शी वाज पेशेंट फॉर द एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, बट अलॉन्ग विद दैट देयर वर सो मैनी कोमॉर्बिडिटीज़. अच्छा जी, मैंने पेशेंट से बातचीत करना शुरू करी. तो अब जनाब वाली पेशेंट को तो कोई मसला ही नहीं है. अब मैं बड़ी हैरान हो रही कि मतलब फ़ाइल में तो इतनी दुनिया जहान की चीज़ें लिखी हुई हैं, और पेशेंट जो है वो तो मुझे कह रही कि नहीं मुझे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. मतलब आई वॉज रियली कन्फ्यूज्ड. तो एट द एंड ओ माई गॉड इट क्लिक टू माई माइंड कि मैंने फिर जब नाम कंफर्म किया, सो एक्चुअली शी सेड कि आई एम नॉट दैट पेशेंट. ये पेशेंट जो है अल्ट्रासाउंड के लिए गई हुई है, मैं उसकी अटेंडेंट हूँ, मैं थक गई थी तो मैं बेड पे लेट गई. सो दैट मे हैपन. तो दैट्स वाई दिस मस्ट बी डन बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट द मीटिंग. ठीक है. कंफर्म कर लें एंड रिमेंबर टू कंफर्म द फुल नेम. ठीक है. क्योंकि नेचुरली के एक पार्ट तो सिमिलर हो सकता है. यू हैव टू कंफर्म द कंप्लीट नेम. ओके. अच्छा, एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये रहा कि जब आप पेशेंट से बात कर रहे होते हैं तो आप उसको पूरी चीज़ें जब समझा दी, एंड एट द एंड यू पेशेंट क्या कहेगी कि मेरे साथ जो है मेरा हस्बैंड आया हुआ है, या मेरी सास है, या वालदा हैं, जो भी हैं, और उनको जो है ना आप प्लीज़ ये सारी बातें उनको भी समझा दीजिए. सो एक्चुअली योर होल मीटिंग इज़ स्पॉइल्ड. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल शुरू में तय कर लेनी हैं कि पेशेंट सिर्फ बैठेगा या पेशेंट के साथ कोई उसका रिलेटिव भी मीटिंग में बैठेगा. देखिए, वी हैव सम कल्चरल डिफरेंसेस फ्रॉम द वेस्ट. तो हमारे यहाँ तो अटेंडेंट्स जो होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल है. तो यूजुअली ऐसा नहीं होता पॉसिबल कि सिर्फ और सिर्फ हम पेशेंट से बात करें. वी हैव टू हैव रिलेटिव्स और द अटेंडेंट्स विद द पेशेंट. तो दैट डिपेंड्स कि अगर पेशेंट रिफ्यूज़ कर दे कि नहीं मैं नहीं चाहती कि कोई और इस मीटिंग में शामिल हो, तो इट्स अप टू हर. सो बट यू हैव टू डिसाइड इट वेल बिफोर एक्चुअल स्टार्ट ऑफ द मीटिंग. ओके. और ये एग्ज़ाम में प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा बिकॉज दैट हैज़ मार्क्स. अच्छा जी, लिसन अटेंटिवली. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अटेंटिव नहीं हैं तो नेचुरली आपको आगे की कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेशेंट का जो है ना ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा. अच्छा, हाउ टू शो दैट आई एम अटेंटिव. ठीक है. एक तो ये कि बॉडी लैंग्वेज आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको पेशेंट को रिकग्नाइज हो दैट यू आर अटेंटिव. दूसरी बात यह है कि बीच बीच में छोटे छोटे वर्ड ज़रूर बोलें कि ओके, येस, आई एम हियरिंग यू, ओके, ओके दैट हैपेंड.
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि मतलब उसमें बीच बीच में बहुत छोटे छोटे से वर्ड ज़रूर आएँ ताकि उसको पता चले कि दैट यू आर लिसनिंग टू द पेशेंट, ठीक है। और फिर इम्पॉर्टेंट है एम्पैथी, कि डोंट फॉरगेट अबाउट दिस एम्पैथी, कि जब भी आपने कोई ऐसी बात करनी है, पेशेंट डिस्टर्ब हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू योर कल्चर एंड रिलीजन आपने ऐसा उसको एम्पैथी शो ज़रूर करनी है। अच्छा, रिमेंबर कि हम इसमें ये बात नहीं कर रहे कि एक्चुअली यू हैव टू एक्ट एम्पैथी, नो, एक्चुअली यू हैव टू फील एंड देन शो। ऐसा ना हो कि यू आर जस्ट फीलिंग और आप शो नहीं कर रहे, और ये कि यू आर नॉट फीलिंग एंड जस्ट शोइंग, नो। देखिए, वी आर ह्यूमन बीइंग एंड आवर पेशेंट्स आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, वी हैव सम फीलिंग्स, ठीक है। तो पेशेंट नीड योर सपोर्ट, तो आप उसके प्रॉब्लम्स को समझिए, उसके जज्बात को भी समझिए और उसी हिसाब से उसको तसल्ली भी दीजिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वेन एवर यू विल गो थ्रू द सिनेरियो, जब भी हम कोई स्टेशन रखेंगे तो एक सिनेरियो वहाँ पर पेस्ट किया हुआ होगा। तो इन दैट सिनेरियो समटाइम्स हम पेशेंट का प्रोफेशन लिख रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैंने उसमें लिखा है कि ये जो पेशेंट है वो एक इंजीनियर है, तो नेचुरली आप जब उससे बात करेंगे दैट विल बी अ बिट डिफरेंट। आप इंग्लिश में आराम से बात कर सकते हैं आप, या फॉर एग्जांपल अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट, हमने बताया कि भाई ये मेडिकल स्टूडेंट है, तो आप मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर मैंने ये लिखा है कि ये कोई फार्मर है, अब यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश या ऐसी अपनी मेडिकल टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, तो बी केयरफुल कि इसमें मार्क्स आपके कटते हैं, क्योंकि पेशेंट वुड बी अनएबल टू अंडरस्टैंड यू। अच्छा, इसमें क्या है कि कुछ वर्ड्स होते हैं, दीज आर क्वाइट कॉमन एंड अंडरस्टैंडेबल बाय एवरीवन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कि जी आपका ऑपरेशन होने वाला है और हमने ये डिसाइड किया और अब आपसे बात करें, जब हम कंसेंट में बात करेंगे, तो ऑपरेशन और अगर हम सर्जरी बोलें, देयर इज़ अ डिफरेंस। सर्जरी हर एक को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऑपरेशन ऐसा वर्ड है जो तकरीबन सबको समझ में आ रहा होता है, ठीक है ना। तो इस तरह के आपको वर्ड्स यूज़ करने हैं, या फिर आप उर्दू में या जो भी लैंग्वेज है, जो पेशेंट की अपनी लैंग्वेज है, उसके लिहाज से करें, ठीक है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में तो अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल वो लैंग्वेज जो पेशेंट की है आपको नहीं आती है, तो यू वुड नीड एन इंटरप्रेटर। यहाँ पे हम चूँकि इस तरह की कोई जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें इस तरह की कोई चीज़ हम नहीं रखते कि कोई लैंग्वेज बैरियर हो, तो सिंपली आप उर्दू में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। अगर कोई पढ़ा लिखा है, जो कि हमने उसमें बताया हुआ है अगर सिनेरियो में, तो आप उसके लिहाज से इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट डू नॉट यूज़ कंप्लीट इंग्लिश, ठीक है। आप उसमें बीच बीच में इंग्लिश के सेंटेंसेस या वर्ड्स डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि पूरी इंग्लिश में बात ना करें उस वक्त, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है कि योर बॉडी लैंग्वेज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब भी आपका ये इंटरव्यू आप कर रहे होंगे पेशेंट के साथ, आपकी मीटिंग होगी, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए। हमारे अक्सर जो सीनियर डॉक्टर्स हो जाते हैं तो उनका थोड़ा बिहेवियर चेंज हो जाता है, सो बी केयरफुल कि आपका जो बिहेवियर उस वक्त बॉडी लैंग्वेज होगी वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दैट यू आर अ डिक्टेटर और जो भी मैं बोल रही हूँ वो सही है एंड यू हैव टू जस्ट ओबे, नो, ठीक है। आपका जो है वो वहाँ पर कंप्लीट बैलेंस होगा पेशेंट के साथ, ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज़ जो यूजुअली वी फॉरगेट, वो ये है कि आपने जब भी पेशेंट से बात करनी है तो यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ द बेस लाइन नॉलेज ऑफ द पेशेंट। यहाँ पे बेस लाइन नॉलेज से मुराद ये है कि नॉलेज अबाउट हिज और हर ओन डिजीज़ प्रोसेस, उसको अपने चीज़ों के बारे में क्या पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ब्रेक द बैड न्यूज़ करनी है और आपको यही नहीं पता कि इसको कहाँ तक पता है, ठीक है, और आपने एकदम से जाके ये डिक्लेयर कर दिया कि जी कैंसर है, सो नेचुरली दैट इज़ नॉट गुड। तो आप पहले बेस लाइन, और फॉर दैट यू हैव टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, इसमें एक थोड़ी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स कि जब बात करते हैं पेशेंट से, तो वो पेशेंट तो देखें बोलने पे आता है तो समटाइम्स स्टॉप नहीं होता,
तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस करने टारगेटेड, क्योंकि इस वक्त आपने पूरी हिस्ट्री नहीं ले रहे, ठीक है, बी केयरफुल। क्योंकि मैंने जो देखा कि समटाइम्स स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब वो बेस लाइन नॉलेज लेने लगते हैं कि भाई आप को कहाँ तक पता है, क्या चीज़ हुई है। फॉर एग्जांपल पेशेंट बताएगा कि भाई ये मेरे साथ मसला हो रहा था, फिर मैं डॉक्टर के पास गया था तो उसने फिर ये ली थी, मेरे बायोप्सी ली थी या टुकड़ा लिया था, और उसके बाद रिपोर्ट इतने दिन के बाद आनी थी, डॉक्टर ने मुझे ये चीज़ बताई थी कि ये हो सकता है। तो इसका मतलब है कि अब अगर पहले से उसको ये चीज़ पता है कि ये चीज़ हो सकती है, सो नेचुरली योर वर्क हैज़ रिड्यूस्ड, कि ऑलरेडी उसको ये चीज़ पता है कि भाई ये मुझे मैलिग्नेंसी हो सकती है, चूँकि पहले जो डॉक्टर ने बात करी थी तो उसको पता है। तो बेसलाइन, लेकिन अब उसमें क्या होता है कि समटाइम्स पेशेंट स्टार्ट टू कम्युनिकेट द हिस्ट्री, जो कि हमारा इस वक्त पर्पज़ नहीं है। तो बी केयरफुल कि उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। Another very important thing is that जब हम नॉलेज दे रहे होते हैं ना पेशेंट को, कि हमने जब भी फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई कंसेंट की बात कर रही हूँ तो कंसेंट में मुझे बताना है प्रोसीजर के बारे में, तो ऐसा ना हो कि भाई मैंने बस अब स्टार्ट किया और एंड किया तो वो 10 मिनट तक मैं बोलती रही और एट द एंड पेशेंट को कुछ भी नहीं पता। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इन बिट्स, इन पीसेस, ताकि पेशेंट जो है इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके। अदरवाइज़ तो आपने पूरी एक लंबी सी तकरीर कर दी और एट द एंड ऑफ द मीटिंग पेशेंट को कुछ भी समझ में नहीं आया। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपने समराइज़ ज़रूर करना होता है। ऐसा ना हो कि मतलब पेशेंट को आपने पूरी बस इंफॉर्मेशन दे दी और फिर एंड कर दी मीटिंग। नो, दिस शुड नॉट बी द केस। आप एक तो ये कि अंडरस्टैंडेबल पीसेस में कर दें, उसको छोटे कर दें ताकि पेशेंट समझे और पेशेंट से पूछे कि व्हाट हैव यू अंडरस्टूड। मतलब ऐसा नहीं है कि बस आप सारी चीज़ें बेशक आपने पीसेस में बताई, लेकिन आपने पेशेंट से नहीं पूछा कि भाई आपको मेरी बात कितनी समझ में आई है। ठीक है, सो आस्क द पेशेंट व्हाट ही और शी हैज़ अंडरस्टूड अप टिल नाउ। ओके, अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि व्हेन एवर यू आर टॉकिंग टू द पेशेंट, अभी हमने बताया कि हम इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे पेशेंट से, भाई बेसलाइन नॉलेज क्या है, फिर मैं भी उसको कोई नॉलेज दे रही हूँ। समटाइम्स वो कोई प्रोसीजर हो सकता है, प्रोसीजर की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, मैं उन कॉम्प्लिकेशंस की मैनेजमेंट भी हो सकती है, व्हाटसोएवर। तो ऐसा ना हो कि आप वो एक सीरीज़ में बोलते चले जाएं। नंबर 1, वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर दैट वी हैव टू डिवाइड दिस इनटू स्मॉलर पीसेस। अदर थिंग इज़ दैट साइन पोस्टिंग। साइन पोस्ट, जैसे ये अभी हमने पिक्चर में भी दिखाया कि आपको डायरेक्शंस बताता है, सो दैट पेशेंट रिमेन्स विद यू। फॉर एग्जाम्पल कि अच्छा अब हम इस बारे में बात करेंगे, अब हम इस बारे में बात करेंगे कि अगर खुदा न ख्वास्ता ये मसला खड़ा होता है ऑपरेशन के बाद तो उसको कैसे डील किया जाएगा। समझ रहे? तो इस तरह से आपने पूरी एक जुमला ज़रूर कहना है व्हेन एवर यू आर टेकिंग एनी टर्न। ऐसा ना हो कि मतलब आपने ऑपरेशन के बारे में बात शुरू करी कि ऑपरेशन के मेजर स्टेप्स क्या होंगे। रिमेंबर, वी हैव टू इन्फॉर्म द पेशेंट मेजर स्टेप्स। हम कभी भी डिटेल्स में तो नहीं बता सकते ना नेचुरली पेशेंट को, तो मेजर सिर्फ चीज़ें बताई जाती हैं। अब मैं उस पर बात कर रही हूँ, अब मैंने अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करनी है उसके बाद, तो आई हैव टू साइन पोस्ट कि अच्छा अब हम ये बात करते हैं कि अगर कोई पेचीदगी हो जाती है इस ऑपरेशन के बाद तो वो क्या हो सकती है। फिर जब आपने उस पर बात कर ली, अच्छा अगर ये पेचीदगी हो गई तो इसको कैसे जो है हम हल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से साइन पोस्टिंग कहते हैं इसको। ओके, समराइज एज वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर कि जो भी हम बात कर रहे हैं उसको समराइज ज़रूर कर दीजिए एट द एंड। ऐसा ना हो कि पेशेंट ने कुछ ना समझा हो, और नॉट ओनली यू आर गोइंग टू समराइज, एट द एंड यू हैव टू आस्क द पेशेंट कि व्हाट हैव यू अंडरस्टूड, प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, ताकि आपको ये तो पता हो कि पेशेंट ने क्या समझा है। ठीक है, अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यूजुअली वी फॉरगेट अबाउट इट कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। मतलब अब ये जो हमने सारी पेशेंट से गुफ्तगू करी है, अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आपने तय कर ली पेशेंट के साथ तो फिर आपने उसको बताना भी है और किस तरह से हेल्प अवेलेबल होगी। फॉर एग्जांपल अगर सर्जरी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो उसके बाद
हाउ द पेशेंट विल कम बैक टू द डॉक्टर, क्या मतलब आई विल बी अवेलेबल इन द ओपीडी, ओपीडी में अवेलेबल होंगी तो व्हाट आर दोज डेज कि मैं कब अवेलेबल होंगी, व्हाट आर द टाइमिंग्स कि मैं इस टाइम में अवेलेबल होंगी। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप ज़रूर बताना है पेशेंट को। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इतनी सारी आपने बातें कर ली और अगर आपने पेशेंट से नहीं पूछा कि डू यू हैव एनी क्वेरी, तो आपके इसके मार्क्स बहुत सीरियसली डिडक्ट होते हैं, क्योंकि यकीनन पेशेंट के जहन में ये सारी चीज़ें, अच्छा बिल्कुल शुरू से हम पेशेंट को बार बार क्वेश्चनिंग की यूजुअली रिस्ट्रिक्ट रखते हैं, क्योंकि आपको पता है फॉर एग्जांपल अभी हम लेक्चर ले रहे हैं तो बहुत सारी क्वेरीज ऐसी होंगी जब मैं एंड तक पहुंचूंगी वो ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो चुकी होंगी। अगर हम मुस्तकिल पेशेंट इंटरप्ट करेगा तो नेचुरली होगा ये कि हमारा जो है वो इंटरव्यू या जो भी मीटिंग है हमारी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बेहतर तरीका यही होता है कि आपने पहले से बेशक उसे बता दें कि वी विल टॉक अबाउट दिस एंड दिस थिंग एंड एट द एंड आई विल आस्क यू if you have any query at that point in time you have to share with me and I will try to answer those queries। ठीक है। और फिर आपका जो इंटरव्यू जो एंड होना है वो बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यू आर टॉकिंग एंड देन सडनली आप ख़त्म करके उठ जाएं। आपने जो हमारा प्रॉपर तरीका है, कोई भी मीटिंग हम ख़त्म करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपने उस मीटिंग को एंड करना है, उसका शुक्रिया अदा करना है, उसको अल्लाह हाफिज़ कहना है। ठीक है। अब हम स्पेशल सिनेरियोज़ की बात करते हैं। अप टिल नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द जनरल स्किल्स दैट विल अप्लाई फॉर एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स स्टेशन। ठीक है। अब ये जो है हाउ टू ब्रेक द बैड न्यूज़ पे हम बात करते हैं, तो नेचुरली ऑल द जनरल प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल। ठीक है। जनरल प्रिंसिपल्स तो आपने वही करना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एंड रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग इज़ बीइंग मार्क्ड। ठीक है। अच्छा जी, फिर वही वाली बात है कि जब आपने पेशेंट से बात शुरू करनी है तो रिमेंबर टू आस्क व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पेशेंट। अभी हमने जिस तरह बात करी कि कॉमन जो हमारे सिनेरियोज़ होते हैं रिलेटेड टू द बैड न्यूज़ वो होता है ब्रेकिंग द बैड न्यूज़ ऑफ द मलिग्नेंसी। ठीक है। तो ये दिस इज़ क्वाइट कॉमन। अच्छा, अब आपने पहले पेशेंट से पूछना है कि पेशेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। देखिए इससे बड़ा फ़ायदा होता है इफ़ पेशेंट इज़ एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट थिंग। ठीक है। तो आपके लिए काम आसान हो गया। और अगर पेशेंट जो है फॉर एग्जांपल अगर जो है किसी मास के साथ आई थी, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट मास के साथ पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू, और अगर आपने जो है उससे पूछा कि भाई व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ द बायोप्सी एंड शी सेज दैट आई एम श्योर दैट इट वुड टर्न आउट टू बी बिनाइन, तो दैट मीन्स कि अब आपका काम बढ़ गया, क्योंकि शी इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग अ वर्स्ट सिनेरियो। ठीक है। तो आपको और ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि उसको सडन साइकोलॉजिकल शॉक मिलेगा। बट इफ़ पेशेंट इज़ एक्सपेक्टिंग कि भाई ये जो डॉक्टर ने भी मुझे पहले बताया था और मेरे फलां रिलेटिव को भी ऐसे हुआ था कि उसके जो भी मास था वो कैंसर निकला था, तो मुझे भी ये लग रहा है कि ये चीज़ जो अभी बायोप्सी हुई है उसके रिज़ल्ट में कैंसर होगा, तो अब आपका काम थोड़ा सा आसान हो गया। मतलब दैट डज़ नॉट मीन कि आप बड़े ब्रूटल हो जाएंगे। आपको वैसे ही कर्टियस तरीके से सारा काम करना है, लेकिन आपकी मेहनत थोड़ी सी कम होती है इसमें। आपको पता होता है कि पेशेंट जो है वो ये वर्स्ट सिनेरियो उसके जहन में मौजूद है। ठीक है। अच्छा जी, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कुछ क्यूज़ भी होते हैं, नॉट नेसेसरी कि ईच एंड एवरीथिंग पेशेंट विल वर्बलाइज टू यू। आपने क्यूज़ भी तो देखने हैं ना कि मतलब पेशेंट का मूड आपको कैसा लग रहा है, वो खौफज़दा लग रही है, नहीं लग रही है, शी इज़ रिलैक्स्ड कैसी, तो उसी लिहाज से यू हैव टू टेलर योर मीटिंग। ठीक है। अगर आप देख रहे हैं कि पेशेंट बहुत डिप्रेस है, बहुत परेशान है, एंजाइटी में है, और आप उसको उस चीज़ को कंसिडर ना करें तो नेचुरली योर मीटिंग विल बी स्पॉइल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पॉज एंड रिमेंबर के ये इसके मार्क्स होते हैं एग्ज़ाम में कि व्हेनेवर यू आर ब्रेकिंग द बैड न्यूज़ टू द पेशेंट,
यू कैन नॉट कंटिन्यू स्ट्रेट अवे कि बस आपने उसको बताया और आपने उसके बाद जो है वो कंटिन्यू कर दिया कि भाई आपके ऐसे ऐसे आ गई है रिपोर्ट और उसमें तो कैंसर है और अब ऐसे ऐसे हम ये करेंगे. नो, दिस इज़ नॉट द वे. आपने उसको बताने के बाद एक पॉज ज़रूर देना है, बिकॉज दिस इज़ बेसिकली अ शॉक टू द पेशेंट. इवन इफ द पेशेंट इज़ एक्सपेक्टिंग अ वर्स्ट सिनेरियो, इवन देन दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल शॉक. तो अब आपने ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू करें, आप थोड़ा पॉज दीजिए. आपने पेशेंट को तसल्ली देनी होती है, ठीक है. वट एवर इज़ योर सिनेरियो, आप जो भी आपका कल्चर, रिलीजन, उसके लिहाज से आप जिस तरह तसल्ली पेशेंट को दे सकते हैं, यू हैव टू डू दैट, ठीक है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप झूठ बोलना शुरू कर दें पेशेंट से, कि अगर फॉर एग्जांपल जो कि हम बात कर रहे हैं अभी कंटिन्यूटी में मैलिग्नेंसी की, तो अब आपने उससे इतने झूठ बोल दिए कि जी हमारी मेडिकल साइंस तो इतनी तरक्की कर गई है और आप तो बस ये 2 दिन में सही हो जाएंगी और ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप परेशान हो. नो, दिस शुड नॉट बी द वे. लेकिन आपने इतना सच भी इस तरह से ब्रूटल तरीके से ना बोलें कि वो बेचारा वहीं पे ही और मज़ीद शौक में चला जाए, ठीक है ना. ये चीज़ आपको फिर ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि मतलब कोई होप ही नहीं है आपके तो सही होने की. मतलब यू हैव टू जस्ट कीप अ बैलेंस. एंड वल्लाही दिस इज़ रियली वेरी वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन कि आपने झूठ भी नहीं बोलना, आपने सच भी बताना है, आपने उसकी उम्मीदें भी ख़त्म नहीं करनी है. तो केयरफुली आपने अपने अल्फाज को सिलेक्ट करना है. आप ब्रूटल तरीके से भी नहीं जा सकते और इतना ज़्यादा भी आप वो नहीं कर सकते तसल्ली देने के लिए कि पेशेंट से आपने जो है वो सारी जो है झूठ झूठ बोलना शुरू कर दिया. ऐसा कुछ भी नहीं है. जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं यू हैव टू शेयर, ठीक है. अच्छा, अब जब हम बात कर रहे हैं अबाउट द ब्रेकिंग द बैड न्यूज़, देयर आर 2 कॉमन प्रोटोकॉल्स विच आर इन यूज़. एक हम कहते हैं स्पाइक्स प्रोटोकॉल, अभी हम दूसरा करेंगे ब्रेक्स प्रोटोकॉल. अच्छा, ये जो प्रोटोकॉल है हम एग्ज़ाम में जो आपकी मार्किंग है इसके अकॉर्डिंग नहीं करते, बल्कि पूरी जो मतलब ये है कि हम ये नहीं लिखते कि जी स्टूडेंट ने स्पाइक्स प्रोटोकॉल यूज़ किया है या ब्रेक्स प्रोटोकॉल यूज़ किया है. नो, इम्पोर्टेंस इनकी फिर क्या है, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट स्पाइक्स प्रोटोकॉल या ब्रेक्स प्रोटोकॉल की क्यों बात कर रहे हैं. एक्चुअली इफ़ दैट इज़ इन योर माइंड, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि यू आर नॉट स्किपिंग एनी स्टेप. ये सिर्फ स्टेप्स हैं. सो एक्चुअली यू हैव टू रिमेंबर दीज स्टेप्स. Whatever protocol you want to use, you can use, whether spikes protocol और आपका जो है breaks protocol, it's okay, up to you. हमें इसमें कोई कबाहत नहीं है. लेकिन ये है कि you should not forget anything. बस ऐसा ना हो कि कोई स्टेप फॉरगेट हो जाए, बस ये इसकी इम्पोर्टेंस ये है. और इसीलिए ये जो है वो एक्रोनियम बनाया गया है ताकि हम कोई चीज़ मिस ना कर जाएं, बस. अच्छा, अब अगर आप देखें, अच्छा एक और चीज़ भी हो सकती है कि आप अपने लिहाज से भी टेलर कर सकते हैं प्रोटोकॉल्स को कि आपने क्या बनाया है. लेकिन वही वाली बात है कि डू नॉट स्किप एनीथिंग, ठीक है. अच्छा, जैसे स्पाइक्स प्रोटोकॉल कहता है कि फर्स्ट थिंग इज़ सेटिंग अप. सेटिंग अप से क्या मुराद है कि वेन एवर यू आर प्लानिंग द मीटिंग विद द पेशेंट, तो देयर मस्ट बी गुड एनवायरनमेंट. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई हैव टू ब्रेक द बैड न्यूज़, ठीक है, पेशेंट इज़ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, जनरल वार्ड में है. अब मैं राउंड ले रही हूँ और मुझे पता है कि इसकी जो बायोप्सी का रिज़ल्ट आया है वो ये आ गया है कि शी हैज़ मैलिग्नेंसी. अब मैं जाके राउंड में एकदम से मैं बोल दूं कि जी आपका जो है वो जो हुआ था ना, हमने टुकड़े का वो आपके जो इसका गिल्टी का टेस्ट लिया था वो आ गया है और अब जो है आप पता चला है कि जी आपको तो कैंसर है. सो दिस इज़ द वर्स्ट थिंग. एक्चुअली यू हैव टू सेट अप कि आपका कोई रूम हो जिसमें प्राइवेटली आप पेशेंट से बहुत ही कूल एंड काम एनवायरनमेंट में पेशेंट से बात कर सकें. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. परसेप्शन, जैसे अभी हमने बात करी कि पेशेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, पेशेंट क्या समझ रहा है कि क्या हो सकता है, तो यू हैव टू आस्क फ्रॉम द पेशेंट. और ये कि आप उसके क्यूज़ देखें, ठीक है, फिज़िकल क्यूज़ भी आपको मिल सकते हैं एज वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर. फिर इन्विटेशन, कि
पेशेंट क्या चाह रहा है कि आई हैव टू इन्फॉर्म टू द पेशेंट। समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट जो है इस वक्त इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होता कि वो पूरी बात मेरी सुने या समझे, ठीक है। तो नॉट नेसेसरी कि हम इस केस में पेशेंट को पूरी चीज़ें बताने पे बजिद हो जाए, नो, दैट डिपेंड्स ऑन द इन्विटेशन। अगर पेशेंट जो है वो समझता है कि मैं इस वक्त बात समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ, तो आपने उसको ये सारी चीज़ें बतानी है। अदरवाइज़ अगर वो इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है तो बेशक आप एक अगली मीटिंग इसको सेट करें। नेचुरली हम यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम का फॉर्मेट होता है उसमें हम ये प्रोविज़न नहीं रखते, ये तो हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता रहे थे। इन एग्ज़ाम जो हमारे स्टैंडर्डाइज्ड पेशेंट होते हैं तो हमने उनको बताया वो होता है कि हाउ यू हैव टू रिएक्ट, ठीक है ना, हाउ यू हैव टू टॉक टू द डॉक्टर, तो वो सारी चीज़ें उसको पता होती हैं। तो वो इस तरह की चीज़ सिचुएशन नहीं हम वहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। नेचुरली वी हैव टू फिनिश विद इन 5 मिनट्स, तो हमने तो ये सारी चीज़ें उसी में ही ख़त्म करवानी है, ठीक है। अच्छा, फिर नॉलेज। अब नॉलेज में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर कि नॉलेज मस्ट बी एक्यूरेट, ठीक है। जो भी आप पेशेंट को नॉलेज दे रहे हैं, साइंटिफिक नॉलेज है, दैट मस्ट बी एक्यूरेट। ऐसा ना हो कि आप उसमें ऐसी बात करें जो साइंटिफिकली प्रूवन ना हो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू केयर अबाउट द इमोशंस ऑफ द पेशेंट, ठीक है। उसको प्रोविज़न दें कि वो अपने इमोशंस पे बात करे, बट रिमेंबर एट दिस पॉइंट इन टाइम समटाइम्स क्या होता है कि हम उसके इमोशंस को सुनते में इतना इन्वॉल्व होते हैं कि टाइम ज़्यादा ले लेता है। तो नेचुरली वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट द इमोशंस, बट दैट डज़ नॉट मीन कि हम अपने टास्क से हट जाएँ। उसको ये ज़रूर आप बोल सकते हैं कि आपने जो ये अपने चीज़ें शेयर की हैं उससे मुझे आपके से मज़ीद बात करने में फ़ायदा होगा और मुझे ये काफ़ी हेल्प हुई है। लेकिन ये चीज़ ना हो कि आप मतलब उसके इमोशंस ही सुनते रह जाएं, ऐसा ना हो। अच्छा, स्ट्रैटेजी एंड समरी। स्ट्रैटेजी एक्चुअली यू हैव टू डिस्कस विद द पेशेंट द प्लानिंग, ठीक है ना, कि अब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस डायरेक्शन में हम चलेंगे। एंड समराइज, ऑलवेज समरी इज़ बेस्ट थिंग एट द एंड। देन वी विल टॉक अबाउट द ब्रेक्स प्रोटोकॉल। ब्रेक्स बैकग्राउंड वही जिस तरह हमने बात करी कि सेटअप, ठीक है ना। आपने इस तरह से अपना बैकग्राउंड तैयार करना है कि पेशेंट जो है वो वहाँ पे बहुत ही सिक्योर अपने आप को फील करे और बहुत ही सुकून से आपकी बात सुन सके, ठीक है। रैपो डेवलप करनी है, जिस तरीके से हम अपना ग्रीट करना, वो करना, इंट्रोड्यूस करवाना, ठीक है, पेशेंट का नाम को कंफर्म करना, ये सारी चीज़ें रैपो में आती हैं, ठीक है ना। आप पेशेंट के नाम लेके बात करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने पेशेंट से इस तरह से बात ना करें कि जी बीबी और बाबा जी, इस तरह से नहीं कीजिए। आप उनका नाम लेके, लेकिन नाम के साथ आप कोई भी प्रॉपर किस्म का आप लगा सकते हैं कि जो भी आप मुनासिब समझते हैं, लेकिन आपाबाजी ना करने बैठ जाइएगा वहाँ पर एग्ज़ाम में, ठीक है। नाम सबसे बेहतर होता है, ठीक है। एक्सप्लोर, एज वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर, आप एक्सप्लोर करें कि पेशेंट को क्या इश्यूज़ हैं एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पेशेंट। अनाउंस, नाउ दैट इज़ द टाइम टू अनाउंस द, या ये कहना चाहिए ब्रेकिंग द बैड न्यूज़। अब जब आपने ब्रेक करनी है, देन कम्स द टाइम ऑफ किंडलिंग। पेशेंट, लेट द पेशेंट फ्लो इनटू इमोशंस। देखें, जब आप किसी पेशेंट को बैड न्यूज़ बताते हैं, सो रिमेंबर कि बैड न्यूज़ विल ऑलवेज रिमेन द बैड न्यूज़। आप जितना भी प्रोटोकॉल यूज़ कर लें, बैड न्यूज़ कभी भी गुड न्यूज़ में तो टर्न नहीं हो सकती, बट एक्चुअली उसका इम्पेक्ट डिफरेंट होता है। बस इतना फ़र्क होता है कि अगर आपने उसको इम्प्रॉपर वे में हैंडल किया, उसका इम्पैक्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा, और अगर आपने प्रॉपर वे में उसको हैंडल किया तो उसका बिल्कुल ही डिफरेंट इम्पैक्ट होगा। समराइज, एज वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर, ठीक है। अच्छा, ये जो बात आती है ना, समटाइम्स पेशेंट इतने डिफ़िकल्ट टू हैंडल हो जाते हैं, मतलब आप ये ना सोचें कि एग्जैक्टली ऐसा प्रोटोकॉल आपकी जो रियल लाइफ में चल सकता है, क्योंकि समटाइम्स पेशेंट की साइकोलॉजी का आपको पता नहीं होता। अभी आपने बात ही नहीं शुरू की होती कि वो सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आई विल शेयर विद यू माय एक्सपीरियंस दैट हैपेंड ओनली वंस, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा कभी ऐसा
नहीं हुआ मेरे साथ. एक्चुअली आई वाज वर्किंग इन रियाद इन डॉक्टर सुलेमान अल हबीब हॉस्पिटल. अच्छा, मेरे पास एक पेशेंट आई, उसने जो है मुझे कंप्लेन करी ब्रेस्ट मास की. ओके, तो मैंने उसको एग्ज़ामिन किया. तो एग्ज़ामिन करने में देयर वाज मास, और वो जो सारे फीचर्स जो मलिग्नेंसी के होते हैं वो मौजूद थे. अच्छा, हम स्ट्रेट अवे तो पेशेंट को कभी भी इस तरह से नहीं कहते कि जी ये तो मलिग्नेंट मास है. ऑलवेज वी हैव टू बी केयरफुल. अच्छा, पेशेंट ने मुझसे सिर्फ इतना पूछा, इज़ देयर एनी मास? तो आई सेड यस, आई कैन फील द मास. वल्लाही मतलब इसमें तो आप देखें कि अगर हमारी ट्रेनिंग देखें तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि यकीनन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि पेशेंट हैज़ ब्रेस्ट मास और मैं कहूँगी नहीं यहाँ पे तो मुझे कोई मास फील नहीं हो रहा. तो आई सेड यस, आई कैन फील द मास. अभी मैंने कुछ नहीं बोला कि ये कोई मलिग्नेंट है कि बेनाइन है. वहाँ पे भी इस तरह से बोलते हैं कि कुतला खबीसा का मतलब होता है कैंसर, और कुतला आदि का मतलब होता है कि बेनाइन मास है. तो अभी मैंने कुछ भी नहीं बोला था, अभी मैंने सिर्फ यही बताया कि येस आई कैन फील द मास. एंड शी स्टार्टेड टू क्राई एंड शाउट. और उसके जो हस्बैंड बैठा हुआ था क्लिनिक में, और उसके 2 छोटे बच्चे थे, आई थिंक 10-11 साल के बच्चे थे, और उनके हस्बैंड बेहोश हो गए और उनके बच्चे चीख रहे हैं. और रियली दैट वाज द वर्स्ट सिनेरियो आई हैव एवर सीन. कि अभी तो मैंने कोई बात ही नहीं करी पेशेंट से. पेशेंट ने सिर्फ इतना पूछा कि भाई मेरे मास है कि नहीं है. मैंने कहा यस आई कैन फील द मास. अब उस पर समटाइम्स पेशेंट जो होते हैं इतना डिफ़िकल्ट टू हैंडल हो जाते हैं कि आपको ख़ुद समझ में नहीं आता कि भाई अभी तो हमने कोई बात ही नहीं शुरू की, ये तो बात ही मतलब किसी और डायरेक्शन में चली गई. तो दैट मे हैपन, यू हैव टू बी रेडी के समटाइम्स दैट मे हैपन. नेचुरली जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें तो इस तरह का हम सिनेरियो कोई नहीं रखते, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ दैट मे हैपन. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द इन्फॉर्म्ड कंसेंट. देखिए, कंसेंट वैसे तो हमें लगता है कि इजाज़तनामा तो है, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट वी आर यूजुअली फॉरगेटिंग, दैट इज़ इन्फॉर्म्ड. तो इन्फॉर्म्ड में का मतलब ही ये है कि एक्चुअली आप सिर्फ इजाज़त नहीं ले रहे पेशेंट से, बल्कि पहले उसको सारी चीज़ समझा रहे हैं एंड देन यू आर आस्किंग फॉर द परमिशन. हमारे यहाँ जिस तरह से किया जाता है कि बस पेशेंट मरने वाली है और ये आप कर दें और ये साइन कर दें और ऑपरेशन लाजमी है, ये दिस इज़ नॉट बेसिकली द इन्फॉर्म्ड कंसेंट. तो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, कॉम्प्रीहेंशन, वॉलंटरीनेस, कॉम्पिटेंस. अच्छा, इसमें देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो वॉलंटरीनेस. अब ये वॉलंटरीनेस आएगी कैसे? मतलब पेशेंट खुद उसको आपको आंसर करेगा ना. ऐसा तो नहीं है कि यू आर इम्पोजिंग सम डिसीजन. आप अपने जो भी मैनेजमेंट के डिसीजंस हो सकते हैं, हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन, कि भाई पेशेंट को फॉर एग्जांपल कैंसर है तो उसके मल्टीपल वेज होते हैं हैंडल करने के. तो यू हैव टू डिस्कस विद द पेशेंट एंड एट द एंड पेशेंट खुद आपको आंसर करे कि अच्छा ये चीज़ बेहतर है. ऐसा ना हो कि आप जो है पेशेंट के ऊपर कोई चीज़ इम्पोज करने लगे. ठीक है, अब देखिए अब किस तरीके से आपने कंसेंट का पार्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ इन एग्ज़ाम हम हर चीज़ को नोट कर रहे होते हैं. और रिमेंबर कि इसमें आपका जो नॉलेज का पार्ट भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि नेचुरली आपने जो है पहले जब आप नेचर ऑफ ट्रीटमेंट बता रहे हैं तो समटाइम्स व्हाट द स्टूडेंट्स डू, दे जस्ट स्टिक टू द नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट. ठीक है, आप उसके ऑल्टरनेटिव्स पे बात ही नहीं करते. तो प्लीज़ बी केयरफुल कि कोई भी चीज़ जो हैंडल होती है तो उसके ऑल्टरनेटिव्स ऑलवेज देयर. तो उन ऑल्टरनेटिव्स पे भी बात करें और बात करें व्हाट आर द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ईच एंड एवरी वन. ऐसे तो नहीं हो सकता कि मतलब दुनिया में सिर्फ एक ही प्रोसीजर होता हो. आप डिस्कस कर सकते हैं कि भाई ये तरीके हैं, अब इस तरीके का ये फ़ायदा है, इस तरीके का ये नुकसान है. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने बात करनी है. एंड डोंट फॉरगेट अबाउट द अपॉर्चुनिटी फॉर क्वेश्चंस. अगर उसने अपने जो क्लैरिफाई नहीं करी चीज़ें तो पेशेंट कैसे आपसे बात कर पाएगा और कैसे वो वॉलंटरली कंसेंट दे पाएगा. ठीक है, तो और जितने भी हमने जनरल स्किल्स की बात करी है दैट ऑल अप्लाई. ठीक है, अच्छा, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अब ये है तो वैसे एक कार्टून, लेकिन बेसिकली दैट मे हैपन कि जब भी आप कंसेंट लेते हैं
तो रिमेंबर कि उसमें आपने ऐसी चीज़ें भी कंसेंट में पार्ट बनानी होती हैं कि जिनका सिर्फ अभी चांस है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सर्जरी करने खड़े हुए हो, ठीक है, अब उसमें सर्जरी में फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपके पास पेशेंट आया है इमरजेंसी में, अभी आपको नहीं पता कि अंदर 100% सिचुएशन क्या है, आपको लग रहा है कि परफोरेटेड बाउल है, ओके, पेरिटोनाइटिस के साथ पेशेंट इज़ प्रेजेंटिंग एंड यू आर सस्पेक्टिंग परफोरेटेड आइलियम। अभी आपको ये नहीं पता कि व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ द गट, मे बी यू एंड अप विद द इलियोस्टोमी, ठीक है। अब इलियोस्टोमी अगर पॉसिबिलिटी है सो प्लीज़ इंक्लूड इट इन योर कंसेंट, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने तो ये बात ही नहीं रखी पेशेंट से या उसके अटेंडेंट से कि जी इसी तरह से इलियोस्टोमी बन सकती है, और व्हेन पेशेंट वेक्स अप तो उसके जो है वो एक इलियोस्टोमी बनी हुई है जनाब। तो दिस शुड नॉट बी द केस। आपने वो जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं या आपके जो पॉसिबल चेंज इन द ट्रीटमेंट हो सकता है, एवरीथिंग मस्ट बी डिस्कस्ड व्हाइल टेकिंग कंसेंट। नाउ कम्स द काउंसलिंग। एज वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर कि काउंसलिंग जो है वो उसका ऑल्टरनेटिव वर्ड नहीं है कम्युनिकेशन स्किल्स का। कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ अ ब्रॉड टर्मिनोलॉजी दैट एनकम्पासेस काउंसलिंग एज वेल। सो बेसिकली इसमें आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक पेशेंट है, वो उसको इलियोस्टोमी जो है वो बनी है, तो अब आपने उसको काउंसल करना है हाउ टू लिव विद दैट इलियोस्टोमी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इलियोस्टोमी को मैनेजमेंट इज़ नॉट ईजी टास्क। आपने उसको सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करनी है। इवन पेशेंट में आस्क कि इसकी कॉस्ट क्या होगी। तो ये चीज़ें बेसिकली जब तक प्रैक्टिकली आप ना पेशेंट के साथ रहें तो आपको नहीं पता होती। आपने अटेंड ना किया पेशेंट से बातचीत ना की हो, आपको नहीं पता होती कि व्हाट आर द इश्यूज़, ठीक है, एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ दोज इश्यूज़। तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मेडिसिन में यूजुअली डायबिटीज़ हाइपरटेंशन के हवाले से आता है, लेकिन हम सर्जरी में इस तरह का आता है कि आफ्टर कॉम्प्लिकेशन जो है वो पेशेंट किस तरह से वो रहेगा। फॉर एग्जांपल एम्पुटेशन है, तो आफ्टर एम्पुटेशन पेशेंट हाउ द पेशेंट विल लिव, what will be the issues that he or she will face and how these issues may be handled, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने उसको बतानी होती हैं। और इसमें जो है पेशेंट का साइकोलॉजिकल जो पार्ट होता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट ऑफ दैट पार्ट एज वेल, ठीक है जी। दीज आर माई